हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत का संविधान से रिलेटेड संविधान का विकास। सबसे पहले चैप्टर एम लक्ष्मीकांत में ही होता है। इसको हम कवर करने वाले हैं एक नए फॉर्मेट में, क्वेश्चन फॉर्म में, और इसके अलावा जो भी अदर डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए वो भी हम डिटेल में इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगे तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो अगर आपने भारत का संविधान का विकास पढ़ा है तो आपको बखूबी पता होगा कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। वह की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 773 के द्वारा, 1773 के द्वारा की गई थी। ये सर्वोच्च न्यायालय की जो समय सीमा थी ये पूरे भारत के लिए नहीं था, ये भी आपको पता होना चाहिए। कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया था वे सिर्फ न्यायिक फैसले लेने के लिए लिया गया था कलकत्ता के क्षेत्र का ही। जो प्रेसिडेंसी थी कलकत्ता की, तो उसी प्रेसिडेंसी के लिए सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था, ना कि पूरे भारत के फैसलों के लिए। ठीक है, इसमें देख लेते हैं आगे। इसकी स्थापना का प्रावधान जो किया गया था वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, लेकिन इसकी स्थापना की गई थी 1774 में। ठीक है, इसके जो पहले न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश सर एलिजाइम्फे मुख्य न्यायाधीश थे। पूछ लेते हैं, एग्जाम में पूछ भी गया है पहले ये। देखते हैं आगे। ऑप्शन दिए हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन कथन दिया है इसमें कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। बिल्कुल सही है ये। ऑप्शन 2 दिया है कि लेमिस्टर इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सर एलिजाइम्फे जो कि कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। तो दूसरा गलत हो जाएगा, इसका केवल एक सही होगा। अब देख लेते हैं आगे। इसमें आपको सीक्वेंस में दिए गए सूची 1 सूची 2, तो आपको कथन मिलाना है कौन सा सही होगा। जैसे नियंत्रण परिषद की स्थापना सबसे पहले किसके तहत की गई थी। तो नियंत्रण परिषद जब बनाई गई थी तो 1784 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो उसी के तहत नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो एक हो जाएगा 2। फिर दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम एक्ट आया था, वो 1773 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। आगे दिया गया है कि इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति किसके तहत की गई थी। तो इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई थी चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। फिर आगे दिया गया है कि गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य जब बनाया गया था तो किसके तहत, मैकाले। अब लॉर्ड मैकाले का नाम आगे पढ़ोगे, तो लॉर्ड मैकाले कानूनी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था किसके तहत, तो ये तय किया गया था 1833 चार्टर अधिनियम के द्वारा। ठीक है, तो ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 1, और सी का हो जाएगा 3, डी का हो जाएगा 4। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे। इसमें देखें, आप वीडियो को लास्ट तक देखें, ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है आपके लिए। इसमें आपको बेसिक चीज़ें भी कुछ जानने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन दिया है इसमें कि निम्न में से किससे या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, कि अंग्रेजी शिक्षा की नींव जो पड़ी वो किसके तहत की गई थी। तो ऑप्शन 1 दिया गया है 1813 का चार्टर एक्ट के तहत। तो 1813 का चार्टर एक्ट जब आता है तो इसमें 1,00,000 पाउंड या 1,00,000 रुपये कह सकते हैं आप, अंग्रेजी शिक्षा के बढ़ावे के लिए, अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए दिए गए थे। तो बिल्कुल एक सही हो जाएगा। ऑप्शन 2 दिया गया है द जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823। तो जनरल कमेटी जब पब्लिक इंस्ट्रक्शन आता है तो इसके तहत भी अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था ये। फिर है प्राच्य विधि आंग्ल विधि विवाद, तो ये भी एजुकेशन से रिलेटेड ही था। तो इसके बिल्कुल तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं एक बार कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को और आगे बढ़ाने के लिए पश्चिमी शिक्षा मतलब यूरोप, जो आपका इंग्लैंड वाली शिक्षा को पश्चिमी शिक्षा बोलते हैं, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1813 में चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपये का खर्च का प्रावधान इसमें किया गया, बताया है अभी मैंने। आगे दिया गया है 1813 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी थी कि 1,00,000 रुपये ग्रांट की जिम्मेदारी शिक्षा के इसका जो
जनरल कमेटी पब्लिक इंस्ट्रक्शन आया 1823 में, तो उसमें प्रावधान किया है कि प्रतिवर्ष अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1,00,000 रुपये या 1,00,000 ग्रैंड का प्रावधान इसमें किया गया। ठीक है, आगे दिया गया है इस समिति में 10 यूरोपीय सदस्य थे, जिसकी अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले ने की थी। जो द जनरल कमेटी पब्लिक इंस्ट्रक्शन आया गया था, तो उस पूरी समिति में 10 यूरोपीय सदस्य थे, अध्यक्ष थे इनके लॉर्ड मैकाले, जिनको कार्य सदस्य के रूप में माना जाता है। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग 1828 से 1835 ये गवर्नर जनरल रहे हैं। आगे देखें कि के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत करके भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। तो भारत में अगर पूछे अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको माना जाता है, लॉर्ड मैकाले को ही अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, आगे दिया गया है कि भारत में आंग्ल शिक्षा के अंग्रेजी शिक्षा के समर्थकों के जो नेता थे वो ट्रेविलियन थे, और एस.टी. प्रिंसेप जो कि प्राच्य शिक्षा के समर्थक माने जाते हैं। तो ये पूछा गया है, इससे आपको पता होना चाहिए कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा या आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के जो नेता थे वो ट्रेविलियन थे, और एस.टी. प्रिंसेप जो कि प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। ठीक है, देखें आगे इसमें किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था। तो इसमें आपको ये बात जाननी चाहिए कि 1813 का जब चार्टर एक्ट आता है तो उसके तहत संपूर्ण अधिकार ब्रिटिश शासन ने अपने हाथ में ले लिए थे। कंपनी का शासन स्थापित हो चुका था पूरी तरीके से, सिर्फ चाय का और चीन के साथ जो व्यापार चल रहा था उसी को छोड़ा था। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बिल्कुल एक सही। आगे देखिए इसमें आगे दिया गया है कि चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो इसमें दिया गया है इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया था। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि 1813 का जब चार्टर एक्ट आता है तो उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार होते हैं, उसमें चीन का व्यापार जो चीन के साथ चल रहा था उसको छोड़कर सभी जो व्यापार थे उस पर एकाधिकार हो जाता है ब्रिटिश कंपनी का। तो ये हो जाएगा बिल्कुल सही। आगे दिया गया है इसने कंपनी के द्वारा अधिकार में लिए गए जो भारतीय राज्य क्षेत्र थे उन पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया था, मजबूत कर दिया था। तो जब ये एक्ट आता है सिर्फ चाय और चीन के साथ जो व्यापार चल रहा था उसको छोड़कर समस्त जो व्यापारिक गतिविधियाँ थी या व्यापार के जो सभी पहलू थे सब ब्रिटिश कंपनी ने अपने हाथ में ले लिए थे। उसी के तहत संपूर्ण ब्रिटिश राज्य क्षेत्र जो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र था जिन पर ब्रिटिश कंपनी का शासन था उन पर उनकी जो पकड़ थी ब्रिटिश क्राउन की ओर मजबूत हो गई थी। आगे देखते हैं भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तो ये नहीं है, ये आता है आपका 1833 में 1833 में आता है ये, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 ठीक। आगे देखें कि चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एक अधिकार था वो चीन और चाय के साथ बड़ा अधिकार बना रहा। ठीक है, साथ ही इस एक्ट के तहत कंपनी के द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की जो संप्रभुता थी उसको मजबूत भी किया गया। इसके तहत कंपनी को अगले 20 सालों के लिए इन क्षेत्रों पर का अधिकार और राजस्व सौंप दिया गया। इसके बाद ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार प्रश्नगत ये दोनों से हो जाएंगे। तीसरा इसलिए नहीं है क्योंकि भारत का राजस्व जो था वो 1858 के अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया, क्योंकि ब्रिटिश क्राउन का जो शासन था वो पूरी तरीके से स्थापित हो चुका था भारत में। ठीक है, जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना, ठीक है, महासचिव का पद बना, तथा विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का भी गठन किया गया था। आगे दिया गया है किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। किस अधिनियम के तहत कौन सा अधिनियम ऐसा आया जिसमें भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने के लिए संभव बनाया। तो ये आता है आपका 1833 का चार्टर अधिनियम। इसमें देखें एक बार कि चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या होती है 87, जिसमें यह कहा गया है कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, कलर,
अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा। तो जैसे आर्टिकल 14-15 में कहा गया है मूल अधिकार में कि किसी भी व्यक्ति को रंग, भेद, जन्म स्थान, जाति, वंश के आधार पर किसी भी सरकारी पद के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। तो ये बात इसमें भी कही गई है धारा संख्या 87 में भी, जो कि 1833 का चार्टर अधिनियम आया था, उसमें भी ये बात कही गई है। ठीक है, आगे देखिए इसमें। अब आपका आ जाता है इसमें ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। तो इसको भी देख लेते हैं क्वेश्चन फॉर्मेट में। डिटेल्स आपको डिटेल्स वीडियो लगाएगी, आप उसको देखकर और भी कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। देखें आगे, इसमें दिया गया है कि किस निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद के पर जो बहस पर बजट पर बहस करने की शक्ति किसके तहत प्राप्त की गई। तो इसमें कहा गया है कि कौन सा अधिनियम ऐसा था जिसके अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। तो सबसे पहले जब बजट पर बहस करना, सेकंड रीडिंग में बहस होती है, 3 रीडिंग होती है कोई भी कानून बनने के लिए। सबसे पहले कोई विधेयक लाया जाता है, फर्स्ट चेकआउट किया जाता है, दूसरे में उस पर बहस होती है, तीसरे में पास करके राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो जाते हैं, तो फिर कानून बन जाता है। ऐसी बजट में भी होता है 3 रीडिंग चेकआउट के लिए। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। तो ये हुई थी आपका भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। ठीक है, तो इसका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखें, इसमें कहा गया था कि लेकिन 1892 का जो परिषद अधिनियम आया था उसमें मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था, वोटिंग नहीं दे सकते थे। आगे दिया गया इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस से पर कार्यकाल से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई थी, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का उनको अधिकार नहीं था। ठीक है, 6 दिन की पूर्व नोटिस देने के बाद ही आप प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का उनको अधिकार नहीं है था। ठीक है, आगे देख सकते हैं इसमें कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की जो व्याख्या आती है वो किस अधिनियम के द्वारा की गई थी। कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मतलब होता है भेदभाव संबंधित। मुस्लिम कम्युनिटी को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व या दलितों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, तो ये आता है आपका मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत, जहाँ भी आपको सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात आ जाती है किस एक्ट के तहत, तो मार्ले मिंटो सुधार या मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम आता है आपका 1909 में। देखें आगे, भारत परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा ब्रिटिश भारत में सबसे पहले सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्याख्या की गई थी, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए एक निर्वाचक मंडल का प्रावधान इसमें किया गया। ठीक है, जिससे कि कांग्रेस वाले नाराज हो गए थे। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो संघीय न्यायालय जब बना, सबसे पहले नई दिल्ली में बना था संघीय न्यायालय 1937 में। तो किस अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना बिल्कुल इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि संघीय न्यायालय की स्थापना होती है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, जो कि स्थापना मैंने बताई आपको 1 अक्टूबर 1937 को की गई थी नई दिल्ली में। इसके जो मुख्य न्यायाधीश माने जाते हैं सबसे पहले वे सर मॉरिस गवेयर थे। ठीक है, आगे देखें, भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो अगर अधिनियम की बात पूछे तो अधिनियम आ जाता है आपका भारत शासन अधिनियम 1935, लेकिन वर्ष स्थापना का पूछे तो 1937 में स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1937 को। पूछा गया है कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। तो केंद्र में अगर पूछे राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना तो 1919 के तहत की गई थी। पूछे प्रांतों से केंद्र में ट्रांसफ़र कब किया गया था, तो केंद्र में किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। इसका हो जाएगा सी बिल्कुल सही। आगे देखें कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन, एक नई अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को इसमें समाप्त कर दिया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन उपबंध 1919 के द्वारा अधिनियमित किया गया था, क्योंकि प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया था 1919 के तहत। इसको समाप्त करके भारत सरकार अधिनियम आता है 1935 में।
उसी के तहत इसको केंद्र में भी अप्लाई किया गया था, कि राज्यों से हटाकर केंद्र में। इसी के तहत केंद्र में द्वैध शासन के अंतर्गत संज्ञेय विषयों को दो भागों में बांटा गया, एक तो आरक्षित, एक हस्तांतरित विषय। ठीक है, आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था? केंद्र में जब द्वैध शासन प्रणाली आई तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया गया। आगे दिया गया 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता थी? 1919 की क्या विशेषता थी? तो इसमें दिया गया है कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की स्थापना, बिल्कुल सही है। कि मुसलमानों के लिए अलग पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की स्थापना, ये गलत है क्योंकि 1909 में आता है। फिर आता है केंद्र में प्रांतों को विधायी शक्ति का स्थानांतरण किया जाना। तो केंद्र के द्वारा प्रांतों को जो विधायी शक्ति है उसका स्थानांतरण किया जाना, ये भी इसी में किया गया था, तो हो जाएगा इसका सी बिल्कुल सही। इसमें दिया गया है कि भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा ब्रिटिश संसद के एक अधिनियम ने बताता है कि जिसका उद्देश्य भारत शासन अधिनियम या भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ावा देना। इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू या वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में इसको पारित किया गया था। ठीक है, तो इसमें सचिव पूछ लेते हैं। इसमें बताया गया है कि भारत के सचिव थे एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड, तो इनमें कन्फ्यूजन नहीं होना। 1919 में जब आता है ये अधिनियम, तो जो ये मॉन्टेग्यू थे ये सचिव थे और चैम्सफोर्ड वायसराय। ठीक है, इस अधिनियम के तहत राज्य में द्वैध शासन की स्थापना की गई, जिसके तहत प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासनिक विषयों को तो दो भागों में बांट दिया गया था, एक थे आरक्षित, एक थे हस्तांतरित। आरक्षित जो विषय थे उनका प्रशासन तो गवर्नर तथा उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए थे। जो आपका आरक्षित विषय थे, रिजर्व जो सब्जेक्ट थे, उनमें प्रांतीय गवर्नर और उसकी जो बनाई गई कार्यकारी परिषद थी उसके तहत रखे गए थे। दूसरा था हस्तांतरित विषय। इसमें जो विषय रखे गए थे उनका दायित्व प्रांतीय विधायक के प्रति उत्तरदायी जो मंत्री थे, प्रांतीय विधायिका में जो मंत्री उत्तरदायी थे उनके लिए सौंपा गया था। तो आपको कन्फ्यूजन, आरक्षित विषय तो थे जो गवर्नर उसके द्वारा जो कार्यकारिणी उसकी परिषद थी उसके तहत किया जाता था। जो आपका हस्तांतरित विषय होते हैं जो प्रांतीय विधायक के जो मंत्री थे उनका उत्तरदायित्व उनको सौंपा गया था। ठीक है, तो कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना कि कौन से विषय किसको दिए गए थे। आरक्षित के दिए गए थे गवर्नर, उसकी कार्यकारी परिषद को सौंपे गए थे। हस्तांतरित विषय जो सौंपे गए थे आपका जो प्रांतीय विधायक जो मंत्री होते हैं उनके लिए सौंपे गए थे। ठीक है, देखें आगे। साथ ही केंद्र तथा प्रांतों में भी शक्तियों का बंटवारा संघीय और प्रांतीय विषयों के आधार पर सौंपा गया था। जैसे आजकल संघ सूची और राज्य सूची, समवर्ती सूची का जो प्रावधान दिया गया है संविधान में, उसी के तहत है। जहाँ तक मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न है, तो यह 1909 में ही कर दिया गया था। 1919 अधिनियम के तहत जो व्यवस्था थी यह न केवल जारी रही बल्कि इसे सिखों, यूरोपियों, भारतीयों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियनों के लिए भी विस्तारित किया गया था। ठीक है, जो 1919 का अधिनियम आता है उसमें कहा गया है कि जो शिक्षा थी या व्यवस्था थी इसे सिखों, यूरोपियों, भारतीय, ईसाइयों, एंग्लो इंडियनों के लिए भी विस्तारित कर दिया गया था, ना कि केवल मुसलमानों के लिए। क्योंकि जो आपका निर्वाचक मंडल निर्वाचन की जो व्यवस्था है वो मांग की गई थी 1909 में मुसलमानों के लिए, लेकिन 1909 में इसको यूरोपीय, सिखों, भारतीय, ईसाइयों, एंग्लो इंडियनों के लिए विस्तारित कर दिया गया था। ठीक है, आगे देखें। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की? तो भारत में जो प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की गई थी, ये की गई थी भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता। आगे देख लेते हैं एक बार इसके बारे में कि ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत सबसे पहले भारत सरकार अधिनियम 1919 से हुई, जिसे 1935 के भारत सरकार अधिनियम से स्थापित किया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि भारतीय विधान पालिका पहली बार द्विसदनीय कब बनाई गई? तो जो भारतीय विधान पालिका है सबसे पहले द्विसदनीय कब बनाई गई? तो 1919 में बनाई थी। ठीक है,
1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई, जिसमें आपका एक ऊपरी सदन जिसको राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट, इसकी जो टाइम पीरियड होता था वो 5 साल का होता था। उसके बाद इस अधिनियम की धारा 18 के तहत इसके सदस्य 60 में से जो 20 सदस्य होते थे वो सरकारी हो सकते थे। निचला सदस्य जो था वो केंद्रीय विधानसभा का होता था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, इसमें जो टाइम पीरियड होता है 3 साल का। तो इनमें आपको पता होना चाहिए कि जब सबसे पहले 1909 में द्विसदनीय व्यवस्था आई तो उसमें आपका जो उच्च सदन बना था, उच्च ऊपरी सदन कह सकते हैं, राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट, इसी में कहा गया था कि जो अवधि थी इसकी बैठक से 5 वर्ष की थी। पहली जो अवधि होती है, पहली बैठक अवधि की होती है पहले कार्यकाल की, तो वहाँ से लगाकर 5 वर्ष तक का उसका टाइम पीरियड होता था। सदस्य इनमें होते थे 60, ठीक है, जिनमें से 20 होते थे सरकारी। दूसरा सदन होता है निचला सदन, जिसको केंद्रीय विधानसभा या सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, इसका जो टाइम पीरियड होता था वो 3 साल का था, जो कि 3 साल का था वह नहीं। आगे दिया गया भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 19 के तहत दिया गया है कि इसमें जो होते 140 सदस्यों का प्रावधान है था विधान परिषद में। 140 में से 100 सदस्य जो थे वो निर्वाचित होते थे, 40 को मनोनीत किया जाता था, जिसमें से अधिकतम जो 26 थे वो सरकारी ही होते थे। ध्यान देने योग्य यह है कि 1919 के अधिनियम हेतु क्रियान्वयन के लिए नियमों के तहत राज्य परिषद के 60 सदस्य थे, उन 60 में से 33 के निर्वाचित तथा 27 के मनोनीत होने का भी प्रावधान किया गया था। आप ऐसा समझ सकते हैं, जो 60 सदस्य थे उसमें से 60 में से 20 तो सरकारी हो चुकी बात। अब उसमें क्या आता कि 60 में से 33 ऐसे थे जो निर्वाचित थे, ठीक है, और 27 ऐसे थे जो मनोनीत थे, ठीक है। जबकि केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या अगर बढ़ाकर पहले से 143 कर दी जाए तो उनमें 102 निर्वाचित हो जाएंगे, 41 मनोनीत हो जाएंगे। फिर 145 में 104 निर्वाचित, 41 मनोनीत, ठीक है। दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों में से एक एक बराबर से निर्वाचित होने वाले सदस्य होते जो इक्वल रेट पे होते थे, ठीक है। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक एक्ट ऐसा आता है कि द्विसदनीय व्यवस्था विधायिका उसमें लाई जाती है। तो 1919 का एक्ट आता है द्विसदनीय विधायिका के लिए। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 साल से अधिक की सभी महिलाओं को मतदाता या मताधिकार या वोट देने का अधिकार दिया गया था। तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गलत है। सभी महिलाओं को नहीं दिया गया था, कुछ गिनी चुनी महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया गया था 1919 के तहत, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। आगे दिया गया है कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए जो आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे दिया गया है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में अभित भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था, ठीक है, परंतु इसमें कुछ सीमित महिलाओं को, सीमित वर्ग की महिलाओं को ही था, सभी के लिए नहीं था। आगे दिया गया है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्गों, महिलाओं, श्रमिकों, पृथक निर्वाचक मंडलों का प्रावधान करते हुए विधानमंडल में उनका स्थान आरक्षित किए गए थे, ठीक है। आगे हैं कि भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा सही होगा। कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान इसमें किया गया, ठीक किया गया था। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीय का जो प्रतिशत था वो यूरोपियों से अधिक था, ठीक है। भारतीय का प्रतिशत जो था 1941 में वो यूरोपियों से अधिक था, ठीक है। तो दोनों इसी हो जाएंगे। भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा ICS परीक्षा का प्रारंभ सबसे पहले 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ। फिर 1855 में इसे प्रतियोगी परीक्षा लंदन में आयोजित की जाने लगी। भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में न होकर लंदन में ही होती रही। अंततः भारत सरकार अधिनियम आता है 1919 के तहत, तो प्रावधान किया गया कि 1922 से ICS की परीक्षा भारत में भी आयोजित होगी। तो सबसे पहले इलाहाबाद, उसके बाद दिल्ली में 1930 में सबसे पहले जो ICS की परीक्षा शुरुआत हुई वो इलाहाबाद में, जो कि प्रयागराज है, उसके बाद की गई थी दिल्ली में। तो 1930 के दशक के अंत तक यूरोपवासियों की उपलब्धता
भारतीय सिविल सेवा में कम होती चली गई और 1941 तक स्पष्ट रूप से इसमें यूरोपवासियों का प्रतिशत खत्म हो चुका, भारतीयों का प्रतिशत बढ़ गया। ठीक है, आगे दिया गया है केंद्रीय विधानसभा के निर्वाचन से संबंध आपको बताना है, किसका तहत किया गया था, कि किन का जो प्रावधान किया गया था। केंद्रीय विधान परिषदों का निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। ठीक है, किन किन का, तो इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले इसका हो जाएगा आपका ए और सी, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि 1926 और 1945 का केंद्रीय विधानसभा का चुनाव भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत इसमें हुआ था। ठीक है, 1926 और 1945 का। आगे दिया गया है भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत भारतीय विधायिका का निर्वाचन अंतिम जो किया गया था 1945 में किया गया था। ठीक है, आगे है राष्ट्रपति के अध्यादेश की निर्गत करने की जो शक्ति है वो किसके तहत की गई है, कि राष्ट्रपति की अध्यादेश करने की शक्ति दी गई है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, आगे है कि यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति उनको प्राप्त है, तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में भी है और भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 और 43 से भी है। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत किस में है, तो ये 1935 में ही है, सी हो जाएगा सही इसका। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि भारत में संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन किस में किया गया है, तो ये किया गया है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत ही, कि संघ सूची होगी, राज्य सूची होगी, समवर्ती सूची होगी। संघ सूची में केंद्र कैबिनेट कानून बनाती है, राज्य सूची में राज्य कानून बनाती है, अपशिष्ट सूची में गवर्नमेंट जो संसद होते हैं वो कानून बनाती है राष्ट्रपति के अनुसार। ठीक है, तो ये सब चीज़ें दी गई है इसमें। आगे है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताएं बतानी है। इस अधिनियम में अखिल भारतीय संघ का प्रावधान था। ठीक है, बिल्कुल, ये तो अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित की गई थी, ये नहीं, ये गलत हो जाएगा, इसका 2 बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि अवशिष्ट शक्तियाँ जो थी वो संसद को दी गई थी, प्रांतीय विधायकों को नहीं दी गई थी। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ, कब हुआ, केंद्र में द्वैध शासन जो लागू किया गया था 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। आगे दिया गया अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का जो प्रावधान है 1935 के तहत था। ठीक है, आगे है इसमें निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था का प्रावधान था, भारत में संघीय शासन व्यवस्था का प्रावधान था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशेष जो शक्तियाँ थी वो किसको दी गई थी, अवशिष्ट शक्तियाँ जो दी गई थी गवर्नर जनरल को दी गई थी, जो कि अब राष्ट्रपति है। ठीक है, गवर्नर जनरल का पद जैसे राष्ट्रपति है तो उनको दी गई थी। ठीक है, कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया गया कि स्थायी अवयव नहीं है, कि देश के लिए लिखित संविधान, इसका प्रावधान इसमें नहीं किया गया था 1935 के तहत। ठीक है, इसमें दिया गया था कि विधानमंडल के लिए एक निर्वाचित और जवाबदेह प्रतिनिधि होंगे, संघ की योजना का विचार, विधानमंडल की सरकारी सदस्यों को समार्चित या नॉमिनेट किया जाना, मनोनीत किया जाना। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें मुख्य बातों क्या है कि एक संघात्मक सरकार की स्थापना होगी, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना होगी, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया जाएगा, या प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल होगा, प्रांतीय शासन व्यवस्था का प्रावधान होगा, प्रांतीय विधानसभा होगी और केंद्र शक्तियों के बीच विभाजन का प्रावधान होगा, फेडरल न्यायालय की स्थापना होगी। आगे दिया गया है किस अधिनियम के द्वारा फलस्वरूप बर्मा को भारत से अलग 1935 के द्वारा किया गया था। आज हमने पढ़ा है भारत का संविधान का विकास कैसे हुआ। कल हम अगले वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे संविधान सभा कैसे बनी, निर्माण कैसे किया गया, अदर फैक्ट जो आपको जानने चाहिए उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।